हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राइट, हमारी सेकंड बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। राइट, तो हमें यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 जो भी हुआ है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उस सबको पढ़ना है। ठीक है, पहले चैप्टर की बात करते हैं तो एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का मतलब है कि अगर आप इस पूरी वीडियो को एक बार अच्छे से देखते हो और इन नोट्स को थॉरली एक से दो बार पढ़ते हो तो आई कैन गारंटी यू आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका सारा का सारा सीबीएसई में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वन शॉट का मतलब है वन शॉट सोल्यूशन ही है। ठीक है, इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, नोट्स इतने सही और इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाए गए हैं कि आप डायरेक्टली अगर वो टॉपिक क्वेश्चन में आता है तो एग्जैक्ट नोट से उठा करके कॉपी पेस्ट छाप के आ सकते हो अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स में। राइट, पॉइंटर्स पॉइंट सब कुछ बहुत ही क्लियरली डिफाइन करके लिखा गया है। तो नोट्स मिलेंगे कहां पे बच्चे? तो नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अटैच्ड है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक नंबर में आ सकता है सीयूईटी में भी और आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये बेसिकली एक स्पीच थी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। कब? 1947 में 15 और 14 अगस्त की मिडनाइट में, जब भारत को आजादी मिली थी। ठीक है भैया, अब आजादी मिल गई। अब आजादी मिलने के बाद जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, चैलेंजेस क्या थे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारे कुछ गोल्स थे। राइट, ये जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी हमारे क्रांतिकारियों ने, उसमें दो गोल्स थे जो बहुत ही एविडेंट थे कि जैसे हमें आजादी मिलती है यार ये दो चीजें तो हमें करनी ही करनी है। क्या थी वो? सबसे पहला था कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। हम बहुत तंग आ चुके थे कि यार इतने सालों तक मुगलों ने शासन किया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, है ना। तो कोर लड़ाई इसीलिए थी कि अब जो सरकार आएगी, जब हमें आजादी मिलेगी तो वो एक ऐसी सरकार होगी जो सबने खुद इलेक्ट की होगी, लोकतांत्रिक सरकार आएगी। राइट, और दूसरा एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबका भला करे, है ना। इतने सालों में जो इतना खून चूस लिया था मुगलों ने, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, है ना, तो बहुत सारे लोग थे जो बहुत गरीब हो गए थे, हम पॉवर्टी का बहुत ज्यादा शिकार हो गए थे। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो सोशली डिसएडवांटेज्ड हो गए थे, उनको फायदा नहीं मिल पाया था, ना उन्हें नौकरी मिली थी, ना उन्हें पढ़ाई मिली थी, कुछ भी नहीं मिला था। राइट, तो हमारे जो ट्विन गोल्स थे वो ये थे, एक तो सरकार ऐसी आनी चाहिए कि लोगों के थ्रू इलेक्टेड हो, और दूसरी एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबके लिए काम करे डिस्पाइट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ओके, अब हमारे चैप्टर का नाम था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हमारे सामने तीन बहुत बड़े चैलेंजेस थे जैसे ही हमें आजादी मिली। सबसे पहला था नेशन बिल्डिंग, राइट, जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा था कि डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। इतनी बड़ी कंट्री थी, करोड़ों की जनसंख्या थी, राइट, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं लग रहा था कि डेमोक्रेसी हो पाएगी, इलेक्शंस होंगे कैसे। राइट, उस टाइम पे तो ये मशीन्स नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था कि लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। राइट, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करना है और इलेक्शंस कराने हैं, और ये सब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास चैलेंज था दैट वाज डेवलपमेंट, कि अब डेवलपमेंट हमें करनी है। इतना जो हमारा एक तरीके से वो हुआ है, क्या हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा हमारा जो यहाँ का इकोनॉमी था वो इतना ड्रेन कर दिया था कि यहाँ से सारे रिसोर्सेज लेकर के जाते थे, ब्रिटेन लेकर के जाते थे, लंदन लेकर के जाते थे, है ना, वहां पे जाकर के उसको यूटिलाइज करते थे। तो डेवलपमेंट के मामले में जो हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे वो हम नहीं रहे थे। ठीक है, तो तीन बड़े चैलेंजेस थे, और थर्ड चैलेंज डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि किस तरीके से हमने अपना डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट किया। राइट, तो ये तीन चैलेंजेस हमें वन बाय वन पढ़ने हैं। आज का जो सबसे पहला है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक इतना बड़ा भारत देश था, उसके दो हिस्से हो गए। चैलेंजेस है कि नेशन को बिल्ड कैसे करेंगे, है ना। जिसको आजादी मिली है उसी रात उसके दो टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, तो 14-15 अगस्त की मिडनाइट को दो नेशंस बनके निकले थे ब्रिटिश इंडिया से, एक था इंडिया, एक था पाकिस्तान। अब कारण क्या थे इस पार्टीशन के? तो तीन मेजर कारण माने जाते हैं। सबसे पहला था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय ब्रिटिशर्स, फूट डालो राज करो, जिसकी वजह से कभी भी इन दो कम्युनिटीज में नहीं बन पाई, एंड दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन थिंग। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा था बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी, और मुस्लिम लीग सपोर्ट करती थी एक सेपरेट नेशन की डिमांड को, जिसके अंदर वो सक्सेसफुल रह पाई। तीसरा था टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना ने दिए थे, जो बहुत बड़े सपोर्टर थे इस चीज के। ये बोलते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो साथ में नहीं रह सकती हैं, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान। राइट, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जिन्ना नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियन भाई बंधु भी थे, बहुत सारे ऐसे महात्मा भी रहे हैं जिन्होंने पूरा पूरा उनका समर्थन किया है, और इंडिया के दो पार्टीशन, भारत के दो विभाजन करवा के दम लिया उन लोगों ने। ठीक है,
ओके तो अच्छा, अब हमें समझ में आ गया कि भैया ये तो डिसाइड हो चुका है कि दो देश बनेंगे। अब बनेंगे कैसे, कुछ तो ग्राउंड रहा होगा। तो प्रोसेस ये था कि जिन एरियाज के अंदर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ऐसा कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं था मुस्लिम पॉपुलेशन का कि वहां पे इस एरिया को अगर हमने पाकिस्तान को दिया है तो इसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही रहते हैं। नहीं, इसमें सिख भी रहते हैं, इसके अंदर आपके ईसाई भी रहते हैं, इसमें आपके बहुत सारे हिंदूज भी रहते हैं, राइट। तो यही डिफाइन करने के चक्कर में एंड में ये आउटकम हुआ कि पाकिस्तान को दो टेरिटरीज मिलेगी, एक हमारे वेस्ट में और एक हमारे ईस्ट में। वेस्ट में पंजाब के हिस्से को बांटा गया, आधा पंजाब इंडिया के पास आया और आधा पंजाब जहां पे मुस्लिम ज्यादा डोमिनेंस में थे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, मेजॉरिटी में थे, वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया। सेम गोज फॉर ईस्ट के अंदर बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का ऊपर वाला पार्टीशन जिसके अंदर हिंदूज मेजॉरिटी में थे वो इंडिया के पास रहा, और जो नीचे वाला एरिया था जिसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे वो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ऐसे दो पार्टीशन में, दो टेरिटरीज में पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था। अच्छा, अब ये हो गया तो इसके आफ्टरमेथ्स क्या थे। सारे जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे थे जो इंडिया का ही हिस्सा रहना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफर खान, ये नाम याद कर लो, एक नंबर में आता है। फ्रंटियर गादी भी इन्हें कहा जाता था। ही वॉज इन फॉरफ्रंट कि वो नहीं चाहते थे कि ये पार्टीशन हो, और उन्होंने खुल करके टू नेशन थ्योरी का अपोज किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाया। दोनों ही साइड्स पे हमें माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। पाकिस्तान बन गया तो उसमें बहुत सारे हिंदू चले गए थे, सिख चले गए थे, जो उस टाइम पे तो पता नहीं कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन था, आज तो बिल्कुल नहीं रहा है, राइट। बांग्लादेश में हमने देख लिया कि अगर जो वेस्ट बंगाल था, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जो बांग्लादेश बन गया, वहां पे भी हिंदू माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा हुआ है, सिख्स के साथ बहुत बुरा हुआ है। एक्सटेंट ही हो गया, वो खत्म ही हो गया उनका जो परसेंटेज था, राइट। तो माइनॉरिटीज का बहुत बुरा हाल हमें देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि 1947 का जो साल था, जो ईयर था, वो अनप्रेडिक्टेड वायलेंस का था एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट का था। लोगों को रातों रात अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था, राइट। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि आपको 3 चैलेंजेस बताने हैं इंडिया ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो फेस किए, जो हम पहले पढ़ के आए थे। पहला चैलेंज क्या था, नेशन बिल्डिंग। दूसरा चैलेंज क्या था, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। और तीसरा चैलेंज क्या था, डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, अब पार्टीशन हो गया, हमने समझ लिया कि उसके आफ्टरमैथ्स कैसे रहे, उसके कंसीक्वेंसेस क्या थे, क्योंकि यहां से 4 या 6 नंबर में सीधा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कम्युनल रॉयट्स बहुत ज्यादा हुए थे। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता वो सिटीज बनी थी जहां पे सबसे ज्यादा दंगे फसाद हमें देखने को मिले थे। दूसरा, पीपल वर फोर्स्ड टू अबंडन देयर हाउसेस, उन्हें अपने घर छोड़ करके दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो काफी लोगों ने रिफ्यूजी कैंप्स में शेल्टर ले लिया था, लेकिन वहां भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। जब लोग माइग्रेट करके एक एरिया से दूसरे एरिया पर जा रहे थे तो उनको रास्ते में अटैक किया जाता था, उनके ऊपर लोगों को मारा जाता था, फीमेल्स के साथ रेप किया जाता था। सिमिलरली बहुत सारी वुमेन्स को दूसरे रिलीजन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी काफी हद तक फोर्स किया गया एंड इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे लोगों को अपना कन्वर्जन भी करवाना पड़ा टू सर्वाइव और टू बेग फॉर देयर लाइफ, ठीक है। अब कुछ जो फीमेल्स थी उनकी फैमिलीज ने ही उनको मार दिया ऑन द नेम ऑफ फैमिली ओनर कि उनके साथ कल को रेप हो गया, जो भी होगा इससे बेटर है कि उन्होंने खुद ही उनको मार दिया, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड स्टेप अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। लेकिन ऐसी भी हमें सिचुएशंस देखने को मिली थी। लगभग 80 लाख लोग माइग्रेट किए थे, उनको फोर्स किया गया था माइग्रेट करने के लिए, और 5 to 10 मिलियन पीपल जो थे उनकी लगभग जान भी यहाँ पे गई थी। उसके आफ्टरमैथ्स दोनों ही कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिसेशन आया था, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, पॉवर्टी हो गई थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इरिगेटेड एरिया था वो पाकिस्तान के पास चला गया था, अच्छा खासा पंजाब में, सिंध में, राइट। लेकिन फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर रह गई थी। अब हमारे पास फैक्ट्रीज है तो हमारे पास उतना लैंड नहीं है, मतलब था इरिगेटेड लैंड, लेकिन जो सबसे ज्यादा फर्टाइल जो जमीन थी वो पाकिस्तान के पास चली गई। अब पाकिस्तान के पास अगर वो जमीन है तो उसके पास वो फैक्ट्री नहीं है, वो मशीनरीज नहीं है कि वो उससे डेवलपमेंट कर पाए, राइट। तो फायदा किसी का नहीं हुआ, दोनों ही तरफ पे हमें नुकसान ही देखने को मिले। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, सेकुलर नेशन एनरिच कर लिया। सेकुलरिज्म जो टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कभी भी नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऑल्दो पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म टर्म को बाद में ऐड किया गया है, बट इट वाज नेवर इन आवर प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको बनाया था, ठीक है। तो आपको 6 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आपको कंसिक्वेंसेस बताने हैं पार्टीशन के, आप इजीली लिख सकते हो। हमने काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चैप्टर का नाम है भैया चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमने पढ़ लिया कि क्या चैलेंज था सबसे बड़ा, कि जैसे ही जिस रात हमें आजादी मिली उसी रात हमारे 2 टुकड़े हो गए, राइट। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई एंड उसको
उससे उभरने में भी हमें बहुत सारे साल लग गए। लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था प्रिंसली स्टेट्स का, राइट। अगर आप ये मैप देखते हो कुछ इस तरीके से, तो ये जो रेड वाला एरिया है ये ब्रिटिश प्रोविंस था, ठीक है। ये वो एरियाज थे जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली राज करते थे। अब ये जो येलो वाला रीजन आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर हो गया, ये राजस्थान का बहुत सारा एरिया आ गया, नीचे आपका मद्रास के अंदर एरिया हो गया, राइट। ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगह पे जो आप येलो एरिया देख रहे हो ये थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी यहाँ पे प्रिंसेस, राजा का रूल होता था। राजा और ब्रिटिशर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट या एक अग्रीमेंट होता था कि जो प्रिंसली स्टेट होता था वो ब्रिटिशर्स को कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स दे देता था, या जो भी उनका जो भी कुछ हेल्प चाहिए होती थी तो वो दे देता था। बदले में ब्रिटिशर्स उनको आकर के तंग नहीं करते थे, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जिस तरीके से चलता था वैसे ही चलते रहता था, राइट। तो हमारे पास क्या था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थे, वो एरियाज थे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे जो काफी सारे बड़े और छोटे स्टेट्स थे जो प्रिंसेस के थ्रू रूल किए जाते थे, उनके पास अपने एरिया का कंट्रोल खुद का रहता था, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुपरवेसी। और लगभग लगभग इन्होंने 1/3 एरिया को कवर करके रखा था, और हर 4 में से एक इंसान अमूमन एक प्रिंसली स्टेट के अंदर रहता था, राइट। ये जो स्ट्रक्चर था इसको पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन भी कहा जाता था। अगेन 1 नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऐसा था तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब अच्छी बात है कि कुछ एरिया जो था वो प्रिंसेस के थ्रू कंट्रोल होता था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दे दिया कि भैया आप आज से पहले इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पे काम करते थे, आज भी हम आपको एक ऑप्शन दे करके जाते हैं कि आपकी मर्जी है, आपके पास 3 ऑप्शन है। आप इंडिया में जुड़ना चाहते हो इंडिया में जुड़ जाओ, आप पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हो पाकिस्तान में जुड़ जाओ, या आप इंडिपेंडेंट अपना खुद का एक देश बनाना चाहते हो तो अपना इंडिपेंडेंट देश बना लो, ठीक है। पहली बात तो ये इंडिया के 2 हिस्से तो इधर कर आ गया, राइट। अब ये चाहता है कि इंडिया के और बहुत सारे हिस्से हो जाए। लेट्स सपोज कल को यहां से उठ करके एक बंदा बोल देता है कि यार हमें तो नहीं होना, हम तो पाकिस्तान में जुड़ेंगे, तो क्या पाकिस्तान की ऐसी 3 अलग अलग तरीके से टेरिटरीज बनेंगी? या फिर वो ये बोल दे कि मुझे तो किसी में नहीं रहना, मुझे अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है, तो वो कैसे होगा? मतलब विद इन द लैंड, अगर लैंड लॉक्ड एरिया है, राइट, तो वो कैसे फंक्शनिंग होगी? तो इससे तो ये हुआ ना कि 2 हिस्से तो तुमने हमारे करा दिए, अब तुम चाहते कि और भी हिस्से हो जाए, राइट। सो दैट वाज अ मेजर चैलेंज और अ थ्रेट। जो हमारे आइडियल्स थे, जो आजादी की लड़ाई इतने सालों तक लोगों ने लड़ी, वो थी कि यूनिटी की, राइट, सबऑर्डिनिटी की, कि हमारी खुद की सरकार हो, हम अपनी टेरिटरी को खुद से गवर्न कर पाए। लेकिन आप तो चैलेंजेस पे चैलेंजेस देते जा रहे हो, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये लिखा हुआ है कि उनके पास ऑप्शन था, इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन करना है वो कर लो, इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है वो बना लो, राइट। तो हमारी जो यूनाइटेड नेशन था उसकी जो कोर वैल्यूज थी, कहीं ना कहीं ये जो नॉर्म थी या ये जो ट्रीटी उन्होंने जो भी उन्हें ऑप्शन दिया, ये हमारे यूनाइटेड नेशन की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करता था, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, और सरदार पटेल जी जो हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि मैं इन 565 के 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन फोल्ड्स के अंदर लेकर के आऊंगा। और इसको लाने का प्रोसेस ये होता था कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके एक ट्रीटी होती थी, राजा लोग वो साइन कर देते थे और वो इंडिया का हिस्सा बन जाते थे। तो बहुत सारे, यानी अधिकतम स्टेट्स तो ऐसे थे जो खुशी खुशी इंडिया का हिस्सा बन गए, ठीक है। लेकिन क्लास में कुछ तो बदमाश बच्चे होते हैं भैया, ठीक है। तो हमारे पास भी यहाँ पे 3 बदमाश बच्चे थे। एक था त्रैवनकोर, एक थे सॉरी हैदराबाद के निजाम, दूसरा था आपका मणिपुर, और तीसरा था आपका जूनागढ़, राइट। तो वो भी हम आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे शरारतें की और कैसे वो हुआ। बट गवर्नमेंट जो थी उसकी अप्रोच बहुत सिंपल थी कि ज्यादातर जो स्टेट्स है जो वो खुद इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, ओके। दूसरा ये था, बहुत क्लियर था कि इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन, कि ये सारे स्टेट्स को लाना हमारा प्रायोरिटी है, यानी साम राम दंड भेद जैसे होगा वैसे हम कराएंगे। एंड दे वर फ्लेक्सिबल टू गिव ऑटोनॉमी। उन्होंने वही पॉलिसी अपनाई कि एक काम करते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने आपको अपने राज्य के अंदर कुछ छूट दी हुई थी, हम भी आपको वैसी कुछ लिबर्टीज दे देंगे, आप राजा के तौर पे रहिएगा, लेकिन आप पाकिस्तान का हिस्सा मत बनो और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित मत करो। हम आपको हेल्प देंगे, हम आपको फाइनेंशियल हेल्प देंगे, हम आपको डिफेंस देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, और भी 2-3 चीजें जो हेल्प हो सकती है हम आपको सारी चीजें करेंगे, राइट। तो गवर्नमेंट ने ठान लिया था कि भाई ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स है ना, इन्हें कहीं जाने नहीं देना है, इन्हें अपने पास ही रखना है, ठीक है। बट जो 3 शरारती बच्चे थे उनकी कहानी पढ़ लेते हैं, क्योंकि तीनों से ही काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। ओके, पहला केस है हैदराबाद का, जो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो जो निजाम्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि हम पाकिस्तान में भी नहीं जुड़ते हैं और हम इंडिपेंडेंट नेशन भी अपने आप को घोषित नहीं करते हैं, लेकिन भैया हमें टाइम चाहिए, हमें टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो वो कहते हैं कि हम एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं 1 साल के लिए, कि हम नेगोशिएशंस करते रहेंगे, बातचीत ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, राइट। ठीक है, इंडिया ने भी एग्री कर लिया, क्योंकि हमें तो चाहते हम यही है कि एटलीस्ट पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, कुछ शर्तें हमें इनकी माननी पड़ेगी, ठीक है, ये सब हो गया।
तो अब बेसिकली होता ही है कि निजाम्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव थे, वो लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल रहे थे, इंटरनली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो अब जो वहां के पीजेंट्स थे या जो बाकी लोग थे वो बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं, वो उनके अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वुमेन भी उस मूवमेंट का हिस्सा बनती है। कुछ पार्टीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी या हैदराबादी कांग्रेस, वो तो बैठी हुई थी कि कब आग लगे, चिंगारी लगे और कब हम आग लगाएं, राइट। तो वो भी फॉरफ्रंट पे आ जाती है कि यार निजाम्स तो बहुत खराब कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि हमें इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाना चाहिए। ठीक है, अब जब ये प्रोटेस्ट होता है तो निजाम्स बदले में इस चीज को शांत कराने के बजाय, शांति से एक सोल्यूशन ढूंढने के बजाय और भी बुरे तरीके से रिएक्ट करता है। उसकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती थी रजाकर्स, व्हिच वर अगेन वेरी क्रूअल, उनको उतार देता है और बोलता है कि भाई इन प्रोटेस्टर्स को हटाओ, सब कुछ साफ करो। ठीक है, अब वो निकल जाते हैं, वो लोगों को मर्डर कर रहे हैं, मेम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और स्पेशली नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को वो लोग टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो कम्युनल रिवॉर्ड्स वाली सिचुएशन यहाँ पे दोबारा से हो जाती है और फाइनली इंडियन आर्मी को स्टेप इन करना पड़ता है। सितंबर 1948 के अंदर निजाम के फोर्सेस को हरा देते हैं, वो सरेंडर करते हैं और फाइनली जो राजा होता है, जो निजाम होता है, वो हैदराबाद का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर लेता है और हैदराबाद इस तरीके से इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाता है। कब बनता है? सितंबर 1948 के अंदर बनता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि कैसे जो स्टेट ऑफ हैदराबाद था वो इंडियन यूनियन का पार्ट बना आफ्टर पार्टीशन। तो आप लिखोगे कि पहले एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन निजाम्स जो थे वो बहुत ऑप्रेसिव थे, लोगों ने तंग में आकर के प्रोटेस्ट किए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी को उतार दिया, उससे बदला लेने के लिए, उसको मजा चखाने के लिए इंडियन आर्मी को आना पड़ा और सितंबर 1948 के अंदर फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और हैदराबाद इंडियन यूनियन का हिस्सा बना। ठीक है, दूसरा जो केस था दैट इज ऑफ जूनागढ़। तो जूनागढ़ का जो इशू था वो एक प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह के साथ सॉर्ट हो गया, लोगों ने खुद ही वहां पे वोटिंग कर लिया एंड उसके बाद वहां पे ज्यादा कुछ क्लैशेस या कोई भी ऐसे कलेश नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़े से समझदार लोग लिख रहे हैं, इन्होंने हैदराबाद की तरह वैसी वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं की। ठीक है, तीसरा जो हमारा बच्चा है मणिपुर है। तो मणिपुर के केस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, मतलब मिलने ही वाली थी, प्रोसेस चल रहा था, एक इंटरिम गवर्नमेंट जब एग्जिस्ट करती थी, तो जो वहां के राजा होते थे महाराजा बोधिचंद्र, उन्होंने ऑलरेडी इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखेंगे, राइट। जो शर्त थी कि आप हमें फाइनेंस दे देना, आप हमें डिफेंस दे देना, वो दे दो, लेकिन इंटरनल हमारा स्ट्रक्चर जैसे हम करना चाहते हैं हम उसको उसी तरीके से चलाएंगे। सरकार ने कहा ठीक है भैया, अब तो नाड़ तो जुगानी पड़ेगी ना, अब अगर आई पे आई है तो मजबूरी में तो गधे को बनाना पड़ता है। कहते ठीक है, कर लो आपने जो करना है। अब महाराजा, इंटरनल जो मणिपुर की पॉपुलेशन थी वो कहते हैं कि यार आप महाराजा तो हो लेकिन हमें थोड़ी सी डेमोक्रेसी चाहिए, तो एक काम करो, आप इलेक्शन कराओ और आप एक पार्लियामेंट को अपॉइंट कर लो, राइट। तो मणिपुर बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां पे पहली बार इलेक्शन हुए थे अपनी इंडियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं जून 1948 के अंदर, और पूरा इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस यानी अडल्ट और यूथ पॉपुलेशन को भी वोटिंग राइट्स दिए थे। इलेक्शंस होते हैं और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, पार्लियामेंट बन जाती है और राजा रहता है, राइट। मोनार्की है लेकिन थोड़ा सा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी थे, बहुत सारी पार्टीज ऑब्वियसली अगर पार्लियामेंट बन गई है, एमएलए इलेक्ट हो रहे हैं, राइट, तो कांग्रेस चाहती थी कि हमें पर्च हो जाना चाहिए इंडिया में, लेकिन जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज थी वो डिसएग्री करती थी, वो कहती थी कि नहीं, हमें ऐसे एक सेपरेट एंटिटी ही काम करना चाहिए, हमें अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल फंक्शनिंग हमें खुद से ही करनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को पूरा हमें अपना हक अधिकार नहीं देना चाहिए। ठीक है भैया, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जैसा कि हमने पढ़ा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठान लिया था कि 565 के 565 प्रिंसिपली स्टेट्स अगर इंडिया में मिलाने हैं तो मिलाने हैं, भाई ने बोला करने को तो करने को। ठीक है, तो उन्होंने साम नाम दंड भेद के साथ 1949 के अंदर महाराजा से बातचीत करके बोला यार मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लो, बन जाओ इंडियन यूनियन का हिस्सा, क्या करोगे आप अलग देश बसा करके, एक छोटी सी ऐसी एंटिटी बना करके, राइट। तो जो राजा होता है वो बातों में आ जाता है और वो अग्रीमेंट को साइन कर देता है, लेकिन यहां पे वो एक बेटी कर देता है, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसने इलेक्ट करी थी, जो पार्लियामेंट यहां पर बनकर के आई थी, सॉरी पार्लियामेंट नहीं बनती, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है जनरली, सॉरी, राइट, उससे कंसल्ट नहीं किया। जो इतने मेंबर्स वहां पर के इलेक्ट होकर के बैठे थे, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे, उनसे कनेक्ट नहीं किया और उन्होंने उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया और उससे मणिपुर बन गया हमारा इंडियन यूनियन का हिस्सा। कब? सितंबर 1949 के अंदर। तो आज भी वहां के जो काफी सारे लोग हैं उनके अंदर हमें एंगर और रिजेंटमेंट देखने को मिलता है। तो ये थी मणिपुर की स्टोरी कि बोधचंद्र जो राजा थे उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया था। बाद में वहां पे इलेक्शंस हुए, मणिपुर बिकेम द फर्स्ट स्टेट जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। कब होते हैं? जून 1948 में होते हैं और
यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट कर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। लेकिन सितंबर 1949 के अंदर राजा जो बोधचंद्र होते हैं वो बिना उस लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछे मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और मणिपुर इंडिया का हिस्सा बन जाता है। तो ये कार्टून भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो बोल रहे हैं राजा को कि आप बैठे रहो, नो डोंट स्टैंड अप, आप बस मुझे ये दे दो, क्या दे दो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मुझे दे दो, बस ये साइन कर दो, अपना काम बनता, चलते हैं, टाटा गुड बाय करके। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट मणिपुर, है ना। तो अभी तक हमने पढ़ लिया पार्टीशन कैसे हुआ, उसका क्या प्रोसेस था, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फिर हमने पढ़ा कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या इशू था। 3 हमारे शैतान बच्चे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर, उनको भी अकल ठिकाने आई गई आखिर में, तो लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वो सक्सेसफुल इन इंडल्जिंग या कंसोलिडेटिंग ऑल 565 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राइट। आज के टाइम पे हम जैसी स्टेट बाउंड्रीज देखते हैं कि ऊपर जम्मू कश्मीर है, फिर उत्तराखंड है, फिर उसके बाद आपका हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इधर फिर राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है ना। तो आज के टाइम की जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो लिंग्विस्टिक है ना, कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हिमाचल में आपकी वो आई एम नॉट सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, है ना, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, फिर आपका राजस्थान के अंदर उसकी डिफरेंट लैंग्वेज है, कहीं पे बोलियां है, कहीं पे लैंग्वेज है, राइट। और हर स्टेट का अपना एक कल्चर है, अपना एक ड्रेस कोड है, अपना एक फूड है, राइट। तो हर आज के टाइम पे जो हम स्टेट की बाउंड्रीज देखते हैं तो हमें बहुत सारी लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लुरैलिटी देखने को मिलती है। साउथ में थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, नॉर्थ में थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, राइट। डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी वो यूनिटी हमें दिख रही होती है। तो क्या जब हमें आजादी मिली 1947 में, 48 में, 49 में हमारा देश ऐसे दिखता था? नहीं, बहुत कम स्टेट्स होते थे। आज के टाइम पे हमारे पास कुछ 28 स्टेट्स है, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, ये जो स्टेट की बाउंड्रीज बनना स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई विशाल आंध्र मूवमेंट से। तो बेसिकली मद्रास का जो रीजन था, जहां पे पहले आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स क्लब होकर के मद्रास करके एक बहुत बड़ा प्रोविंस हमारे पास होता था। यहाँ पे डिमांड आने लगती है तेलुगु स्पीकिंग लोगों की कि यार हमारी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए आंध्र प्रदेश के नाम से। ठीक है, अब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसके बहुत ताजा एक्सपीरियंसेस थे कि जैसे हमें आजादी मिली हमारा पार्टीशन हो गया, है ना। पार्टीशन भी इसी बेसिस पे हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम 2 डिफरेंट कम्युनिटीज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट बोलने चालने का तरीका है, एंड मतलब बिलीव्स भी डिफरेंट है टू सम एक्सटेंट, राइट। इट कुडंट बी अ बेस्ट फिट, बट हमारा एक वो था, राइट। उसके बाद हमने देखा कि यार प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम आया, बड़ी मुश्किल से हमने उन सबको इंटीग्रेट कराया। तो अब अगर हम धर्म या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे अगर ये छोटे छोटे स्टेट्स डिवाइड करने लगते हैं, सेपरेट करने लगते हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि हमारा दोबारा से हमारे पास वही सिचुएशन आ जाए जैसे 1947 में आई थी और इंडिया के हिस्से हो जाए, राइट। तो गवर्नमेंट जो थी वो इनिशियली बहुत ज्यादा रेलिगेंट थी कि यार नहीं, हम ऐसे सेपरेट स्टेट्स नहीं बनाएंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, ठीक है। लेकिन विशाल आंध्र मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। वहां पे जो लीड कर रहे थे पोटी सिरमलू, जो कांग्रेस के एक लीडर थे और उनको वेटरन गांधीयन भी कहा जाता है, राइट, वो आमरण अनशन पे चले गए और लगभग 56 दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब डेथ हो गई तो बवाल खड़ा हो गया और भी ज्यादा वायलेंस हो गई, बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारी इंजरीज हुई। तो जो प्रोटेस्ट था वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो लेजिस्लेचर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, सब कुछ ठप बैठ गया था। तो फाइनली दिसंबर 1952 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि यार ठीक है, अब मतलब सिचुएशन तो ऑलरेडी खराब हो चुकी है, जो हमें डर था उससे भी बदतर चीज हो रही है, राइट। तो वो आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना देते हैं। एंड दे ऑब्जर्व कि इसके बाद काफी सारी चीजें सेटल डाउन हो गई, लोग पीसफुली वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये देख के समझ में आता है कि यार अगर डिफरेंसेस हैं और उस बेसिस पे अगर हम अलग अलग टेरिटरीज थोड़ा बहुत डिवीजन कर देते हैं तो मे बी हम ज्यादा बेटर तरीके से फंक्शन कर पाए, राइट। हम लोगों की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको ज्यादा बेटर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 1953 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है टू रीड्रॉ द स्टेट बाउंड्रीज रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। इनिशियली लैंग्वेज के बेसिस पे ये डिवीजन होने लगा था और आज के टाइम पे भी मैक्सिमम जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हमें देखने को मिलती है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही डिवीजन है। कुछ स्टेट है जो रिलीजन के बेसिस पे भी हुए थे, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1953 में इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। 1956 में जब इसने रिपोर्ट दी तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को इन्होंने बना करके दिया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ स्टेट, जो गुजरात, महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट है, पहले वो एक ही स्टेट हुआ करते थे बॉम्बे के नाम से, तो गुजराती स्पीकिंग को गुजरात बना दिया गया और मराठी स्पीकिंग एरिया को महाराष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब से 3 स्टेट्स निकले, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1972 के अंदर मेघालय असम से निकला था। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा 2 सेपरेट स्टेट्स बन के आए थे, पहले एक ही स्टेट था। 1987 के अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी एस्टैब्लिश हुए और 1963 में नागालैंड बहुत पहले एक स्टेट होने का दर्जा
स्टेटहुड ले चुका था, राइट। अब क्या सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन हुआ है? नहीं, कुछ 3 स्टेट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका रिलीजन के बेसिस पे भी हुआ है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, जो 2000 के अंदर बने हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे उत्तराखंड नहीं आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है। देयर इज सम अनदर स्टेट जो इसका नाम है, पिन कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, राइट। तो अब हमें समझ में आ गया कि अच्छा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रोसेस बताना है। 5 या 6 नंबर में पूछ लेते हैं कि क्या प्रोसेस था। तो यू विल स्टार्ट विद विशाल आंध्र मूवमेंट की एक प्रोटेस्ट हुआ था मद्रास प्रोविंस के अंदर कि हमें आंध्र प्रदेश सेपरेट स्टेट चाहिए फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, राइट। अब उसमें उसका एंडिंग इस तरीके से होता है, जो उसको लीड कर रहे थे पोती श्रीवलू, उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर 56 डेज ऑफ इंडेफिनिट फास्ट। तो गवर्नमेंट 1952 में आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना देती है। फिर 53 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है और वो 56 में अपनी रिपोर्ट्स देती है, जिसमें वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को बना करके देती है। फिर आप कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये जो डेट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेघालय कब बना, 1972 में बना, किस स्टेट से बना, तो ये याद कर लेना, बोथ सीयूईटी एंड बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज सरदार पटेल, जो बाद में ऐड किया गया है नए सिलेबस के अंदर। तो ये हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे थे एंड ही इमर्ज एज अ मेजर लीडर। फ्रीडम जो हमारी मूवमेंट थी, जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस को लेकर के, खेड़ा सत्याग्रह में या बारडोली सत्याग्रह के अंदर इनका काफी ज्यादा योगदान हमें देखने को मिला है एंड ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगेन 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सेलेक्ट हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट। इनकी लीडरशिप के अंदर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस थे, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और इसके अलावा जो और 565 टोटल प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सब का इंटीग्रेशन इंडियन यूनियन में हो गया। लेकिन एक स्टेट था जो रह गया, विच वाज कश्मीर, एंड ही वांटेड कि कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट ही था, ठीक है। ही वांटेड कि जिस तरीके से हमने हैदराबाद के अंदर आर्मी को उतारा और उसका इंटीग्रेशन कराया राजा से मान करके, उसी तरीके से हमें कश्मीर में भी आर्मी को उतार देना चाहिए। लेकिन हमारे पूज्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस बात से वाकिफ नहीं हुए और आज तक कश्मीर का जो इशू है वो हम देख रहे हैं। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, विच इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड सिंस देन वहां पे कभी भी हमें शांति देखने को नहीं मिली है, राइट। सो दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल बताना है नेशन बिल्डिंग के ऊपर और उसका क्या इंपैक्ट रहा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर बहुत बेसिक था, पहले स्टार्ट हुआ पार्टीशन से, ठीक है। पार्टीशन के क्या इंपैक्ट हुए, क्या आफ्टरमैथ्स हुए, क्या प्रोसेस था, पार्टीशन हुआ क्यों, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा केस था दैट वाज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में हमारे 3 टॉपिक्स थे, हैदराबाद, नेक्स्ट वन वाज योर जूनागढ़, जहाँ पे एक प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह से उसका इंटीग्रेशन हो गया था, एंड थर्ड वाज योर मणिपुर, राइट। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक था दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या इंपॉर्टेंट रही, उसका क्या इंपैक्ट रहा, कैसे वो स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारे कुछ बेसिक 3 टॉपिक्स यहाँ से पढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से वो डायरेक्टली आते हैं, तो आप उनको इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में फीडबैक लिख देना अगर कुछ ना भी पसंद आया हो। आई विल ट्राई वर्किंग ऑन दैट टू। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।